हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जीव विज्ञान, जो कि ये पर्पज से मैंने लाया है। चलिए आज की इस बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। जैसे कि सामान्य परिचय देखेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवाणु के बारे में देखेंगे, प्रोटोजोआ, विषाणु, कोशिका की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सब मतलब डिफरेंट जितने भी दिए हुए हैं, बहुत से बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बीता। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रिवियंस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो गया आपको अरस्तु। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? तो ये लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो ये हो गया आपको हिप्पोक्रेटस। भारत में चिकित्सा के जनक कौन हो गया आपको? ये हो गया आपको चरक। अब नेक्स्ट क्या है? तो ये वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो गया आपको थियोफ्रैक्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक हो गया आपको सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमलिया पुस्तक है किसका? तो ये अरस्तु का है। हिस्टोरिया प्लांटार्मा पुस्तक किसका है? तो ये हो गया आपको थियोफ्रैक्टस की। अब हम लोग देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया किसने? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। 1753 में किया था। पांच जगत का वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो ये किया था आपको रॉबर्ट एच विटेकर ने किया था। 1969 में किया था। समस्त जीव का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन सा? तो ये हो गया आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? तो ये मोनेरा जगत में किए जाते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? तो ये किया जाता है आपको प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं केंद्रक। अब देखते हैं हम लोग क्या जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो ये किया था 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? तो ये हो गया आपको ल्यूवेनहॉक हो गया। जीवाणु नाम दिया किसने दिया था? तो ये दिया था एहरेन वर्ग ने दिया था 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज़ से बनी होती है? तो ये बनी जाती है आपको म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्या है? दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो ये हो गया आपको राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। तो ये करता है आपको राइजोबियम करता है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो ये हो गया आपको लैक्टोबैरिस हो गया।
एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो ये किया था आपको जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन क्या कौन था? तो ये हो गया रॉबर्ट कॉच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। अब देखते हैं हम लोग क्या प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? तो गोल्ड फर्स्ट ने की थी। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा और युगलेना, प्लाज्मोडियम और एंटामीबा हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है किसको कहते हैं? तो ये कहता है आपको युगलेना को। अब देखते हैं हम लोग क्या विषाणु के बारे में देखते हैं। विषाणु संसार का सूक्ष्म जीव होता है। विषाणु के अध्ययन कहलाते हैं वायरोलॉजी। विषाणुओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको बाइनोवक्शी ने की थी, 1892 में की थी। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के। विषाणु का आकार होता है कितना? 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन तक। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटॉन की। देखते हैं क्या कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई होती है क्या? तो ये होती है आपको कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये किसने ल्यूबन हॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वांग ने किया था 1838 से लेकर 39 ईस्वी में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या? तो ये होगी आपको कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किसमें? तो ये होगी आपको प्रोकार्योटिक और कोशिकाओं में। केंद्र एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं किसमें? तो यूकार्योटिक और कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिकाएं होती है कौन सी होती है? तो ये माइक्रोप्लाज्मा होती हैं, गोल्जी, सेप्टिकम और जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? तो होगी आपको शुतुरमुर्ग के अंडा होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका हो गया। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिकाएं हैं सेरिबेलम की और गेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है कौन सा? तो हो गया अंडा या ओव्यूम। अब देखते हैं हम लोग क्या कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आकार जीवद्रव्य कहलाता है। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको डुजार्डिन ने किया था। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? तो 1839 में किया था। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? तो ये कहा है आपको हेक्सले का। नेक्स्ट क्या है? जीवद्रव्य सिद्धांत दिया था किसने दिया था? तो ये दिया था आपको शुल्जन ने दिया था। शुल्जन ने। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है क्या कहलाता है? तो ये कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में ही। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कौन? तो कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्या है? कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किस चीज़ की? तो ये लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। अब देखते हैं हम लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो ये क्या था आपको ब्रेंडा ने दी थी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? तो
जीवाणुओं में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो ये एटीपी के रूप में रहती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होता है ऊर्जा का। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज कितने की थी? तो ये की थी आपको हैंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है कौन? तो ये कहता है आपको क्रिस्टी को कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो ये किया था आपको कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो गया आपको श्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये गोल्जी काय द्वारा होता है। अब देखते हैं हमका लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ये की थी डी डुबे ने की थी 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है कौन? तो ये कहता है लाइसोसोम। अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम। देखें फ्रेंड्स, सारे जितने भी हैं आपको क्वेश्चन कहीं ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग याद भी करते जाइए। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी 1953 में की थी। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। प्रोकायरोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और यूकायरोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है कौन? तो राइबोसोम। अब देखते हैं हम लोग क्या लवक पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है आपको पादप में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो ये होता है आपको हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है कौन सी है? तो ये आपको मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है कौन? तो ये करता है आपको हरित लवक करता है क्लोरोप्लास्ट ने। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है किसको? तो ये हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण है क्या? तो लाइकोपिन है। और हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? जैंथोफिल है। और पपीता में पीला रंग का कारण क्या है? तो ये हो गया आपको कैरिका जैंथिन। और सेब में लाल रंग का कारण क्या है? तो ये हो गया आपको एंथोसाइनिन। मिर्ची में लाल रंग का कारण क्या है? तो ये हो गया आपको कैप्सेंथिन। और गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो ये हो गया आपको कैरोटीन। अब देखते हैं हम लोग क्या केंद्रक, राजधानी एवं
तारकाई। केंद्रक, केंद्रक की खोज की थी, किसने की थी? तो ये की थी आपको रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। कोशिका, कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है, केंद्रक करता है। कोशिका का दिमाग कहलाता है कौन? तो ये हो गया आपको केंद्रक। केंद्रिका का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन में होता है। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन वो डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना है कौन सा? तो ये रसधानी हो गई। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। तारकाई की खोज बोबेरी ने की थी। तारकाई पाया जाता है जंतु कोशिका में। अब हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन, केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है क्या? कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो कायिक कोशिकाओं में होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? तो ये होगी आपको लैंगिक जनन में होती है, कोशिकाओं में होती है। असूत्री विभाजन होता है आपको जीवाणुओं में। और समसूत्री विभाजन की खोज कितने की थी? तो ये क्या था आपको? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज कितने की थी? तो ये हो गया आपको फार्मर वो मुरे ने। अब देखते हैं हम लोग क्या? जैव विकास। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन है। अनुवांशिकी, अब देखते हैं। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये मटर का किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? तो ये किया था आपको डब्ल्यू वाटसन ने किया था, 1905 में किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। नेक्स्ट देखते हैं। अनुवांशिकता की मूल इकाई है कौन सी? तो ये होगी आपको जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? बिल हेलम जोहान्स ने की थी 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं किसमें? गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो ये किया था आपको डीवल एवं टैटम ने। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पे? तो ये हो गया आपको प्री कैम्ब्रियन काल में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्रोमोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है कौन? तो ये हो गया आपको गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र का क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? स्टार्ट्सवर्ग ने किया था 1875 में। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्डियर ने किया था 1888 में। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? 44 अर्थात 23 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं कौन? 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है किसमें? XY तथा XX में। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। नेक्स्ट क्या है?
XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY से। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है कितना? 22 + Y। अब देखते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपको जर्मन वैज्ञानिक ने, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने। कब किया था? तो 1869 को किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए है कौन? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था आपको 1962 में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था किसने किया था? ये किया था आपको कारण वर्ग ने। डीएनए होता है एक अनुवांशिकी पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य है क्या? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो ये किया था आपको हरगोविंद ने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है कौन? तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? तो ये हो गया आपको हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पे? ये हो गया आपको हैदराबाद में। डीएनए का संश्लेषण होता है कहाँ? तो ये हो गया आपको डीएनए में होता है। आरएनए में संकरा पाई जाती है कहाँ पे? तो ये राइबोज में पाए जाते हैं। डीएनए में मौजूद शर्करा है कौन सा? तो ये डीऑक्सी राइबोज। केंद्र में डीएनए का अंश होता है 10%। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है डीएनए। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है किससे? तो हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपको आरएनए के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है कहाँ पे? तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं क्या? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो गया आपको थियोफ्रैक्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाते हैं कौन? कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है आपको लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह के पौधा होते हैं किसमें? सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन है? तो ये हो गया आपको बायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है बायोफाइटा को। सबसे बड़ा बायोफाइटा है कौन? तो डायसोनिया। सबसे छोटा बायोफाइटा है कौन? तो ये हो गया आपको जुओपिसिस। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है कहाँ पे? तो ये हो गया आपको बायोफाइटा में होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको बायोफाइटा को कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं कहाँ पे? तो नम एवं छायादार स्थानों पर।
टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन हो गया? तो ये हो गया आपको एजोला। अब हम लोग देखते हैं क्या शैवाल के बारे में। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये आपको सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है कौन? तो लेमनेरिया। सबसे बड़ा शैवाल कौन है? तो ये हो गया आपको माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा शैवाल हो गया क्लेमाइडोमोनास। अब हम लोग देखते हैं क्या कवक है क्या? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक हैं ईस्ट, मशरूम और खमीर। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये होती है आपको काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है कहाँ पे? तो ये रहता है आपको ग्लाइकोजेन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है कौन? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। अब क्या है? अब देखते हैं हम लोग क्या लाइकेन के बारे में। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफैस्टस ने की थी। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहता है आपको कोर्टिकोल्स। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सैक्सीकोल्स। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो क्रोपोफिल। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है कौन? तो लोबेरिया इरबेनिया रेमेनिला। अब देखते हैं हम लोग क्या अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं नग्न होते हैं। आवरण नहीं होता है, मतलब सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है कौन? तो सिकोआ है। सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन सा है? तो ये होगा आपको जेमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। आवृत बीजी पौधों में परागन की क्रिया होती है कहाँ पे? तो ये वायु के माध्यम से होती है। अब देखते हैं हम क्या आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधे हैं। बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन है? यूकैलिप्टस का। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? तो ये हो गया आपको लेमना। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। सबसे बड़ा बीज होता है कौन सा? तो लोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोया सेम्पर बिरेस। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तम्बाकू, मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल और मौसमी। रेजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रस भरी।
मालबेरी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी और गुड़हल। मटर किस कुल का पौधा है? तो ये हो गया आपको लेग्यूमिनेसी। गन्ने किस कुल के पौधे हैं? तो ये हो गया आपको ग्रैमिनी कुल के। और लौंग किस कुल के पौधे हैं? तो ये हो गया मिर्टेसी कुल के। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। अब हम लोग क्या देखते हैं? जड़, तना और पत्तियाँ। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। तर्करूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। और शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर और सलजम। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक और हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद के उदाहरण है आलू। घन कंद के उदाहरण है ओल और अरबी। प्रकंद के उदाहरण है कौन? तो अदरक और हल्दी। सल्क कंद के उदाहरण है प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। मिर्च के तीखापन का कारण कौन है? तो ये हो गया आपको कैप्सेसिन। राइजोम पादप का भूमिगत रूप है कौन? तो ये हो गया आपको तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है कौन? तो राइजोबियम है। और पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कहाँ पे? तो ये हो गया आपको नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है क्या? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से होता है। बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ता से होता है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र से होता है। उसके बाद पत्तियाँ सांस लेती है स्टोमाटा से।